औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज असद अहमद और हम जनाब डिस्कस कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंटिंग क्लास 12th सेकेंड ईयर कॉमर्स। और आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम जो दो टॉपिक मेनली मेरा आज टारगेट है वो होगा बुक रीडिंग। क्योंकि देखो हम फर्स्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कि हमारा सेशन कैसे चलेगा, सारी की सारी चीज़ें। फिर हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की भी ले ली थी। तो आज हम बुक रीडिंग करेंगे कि बुक में पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है। और थोड़ी सी बात मैं शेयरिंग रेशियो के ऊपर करूंगा। ये मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे इसका बेसिक देना लाजमी है आप लोगों को, ठीक है। इसका बेसिक अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह ऑफिशियली हमारा तीसरा लेक्चर होगा जहां पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के ऊपर, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज मुझे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी है बेसिकली। ये शेयरिंग रेशियो जो है वो होता क्या है, कितने किस्म के शेयरिंग रेशियो आपको वो घुमा सकता है। यानी होता वो शेयरिंग रेशियो ही है कि भाई ए बी और सी है, इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा। लेकिन हर बार सवाल करने का नेचर में थोड़ी सी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। कभी आपको परसेंटेज में दे देता है रेशियो, कभी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे देता है, कभी आपको वो रेशियो के फॉर्म में दे देता है। तो तीनों फॉर्म से आप हिस्सा कैसे निकालेंगे पार्टनर्स का, या आपको एक अगर कैपिटल दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, बेसिकली सिंपल सी मैथमेटिक्स ही होती है। ये लेक्चर उसके लिए लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा जो मैथ वगैरह के अंदर थोड़े से वीक होंगे, ठीक है। अगर अगर आपकी मैथ वगैरह स्ट्रांग है तो फिर लास्ट वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के जो है वो टॉपिक से। जैसा कि मैंने कहा था कि पार्टनरशिप का एक पूरा एक्ट है, एक कानून है जो कि बताता है कि पार्टनरशिप कैसे चलनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। उसको हम नाम देते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका सेक्शन 4 जो है वो हमें बता रहा होता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को गौर से समझिएगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को अगर आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह अज़्ज़ पार्टनरशिप आपको समझ में आ जाएगी बेसिकली कि पार्टनरशिप होती क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप इज रिलेशन। ये एक ताल्लुक है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के दरमियान। हु हैव एग्रीड, किन लोगों के दरमियान, जिन्होंने एग्री किया है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चाहे वो बिजनेस कैरीड ऑन, चाहे वो बिजनेस चला रहा हो बाय ऑल, यानी सारे के सारे मिलके चला रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक बंदा सबके ब्याह के ऊपर बिजनेस चला रहा है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ से बात स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल छोटी सी देना चाहता हूँ, ठीक है ना। ओके, एग्जांपल ये है कि एक है मिस्टर ए, ठीक है, एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर सी। अब ये तीन हमारे पास एक पार्टनरशिप कंपनी के, एक पार्टनरशिप फर्म के, सॉरी, पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब शेयरिंग रेशियो क्या है, कुछ भी है, इस चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ रहे। अभी हम सिर्फ इतना सा समझने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल सी चीज वो ये है कि मान लेते हैं कि इनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए था, यानी कैपिटल जो रिक्वायर्ड था, वो था कोई 5 लाख रुपए, ठीक है। मान लेते हैं ए के पास थे कोई 50,000 रुपए, बी के पास थे 10,000 रुपए, और सी के पास थे 40,000 रुपए, ठीक है। कुल मिला के 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया इन तीनों ने अलग अलग से, ठीक है। एक सेकंड जरा रुकिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इन तीनों ने क्या करा, एक 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया। कुल मिला के इन्होंने 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया। अब हुआ ये कि 4 लाख रुपए अभी भी चाहिए, क्योंकि 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना था, 1 लाख का बंदोबस्त हो चुका है। और 1 लाख का बंदोबस्त कैसे हुआ कि 50,000 ए लाया है, 10,000 बी लाया है, और 40,000 सी लाया है। अभी भी कितने, 4 लाख रुपए की नीड अभी भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हुआ ये कि भाई बैंक में, एक बैंक है कोई भी एबीसीडी बैंक, ठीक है, कोई भी नाम दे दो इसको। इसके अंदर एक बंदा है, वो है मिस्टर डी, मिस्टर डी, जो कि दोस्त है इसका मिस्टर सी का, ठीक है। अच्छा, ये दोस्त वाला पॉइंट अगर मेरे ना भी करो तब भी कह रहे, लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते हैं थोड़ा सा।
मिस्टर डी एक बैंक है, मिस्टर डी का 4 लाख रुपए की जरूरत थी। मिस्टर सी ने ये कहा मिस्टर ए को कि आप एक काम करो, आप जाएं बैंक के पास और वहां से पार्टनरशिप के नाम के ऊपर क्या करें, एक जो है वो अमाउंट 4 लाख रुपए की लेकर आ जाए। मिस्टर ए गया, मिस्टर डी के पास, इसने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी। मिस्टर डी ने इसको 4 लाख रुपए दे दिए। मिस्टर ए ने 4 लाख रुपए पकड़े और अगले ही दिन फरार हो गया पाकिस्तान से बाहर। अब अब हुआ ये कि मिस्टर डी को चाहिए थे पैसे, ऐसा ही, मिस्टर डी को चाहिए थे पैसे। पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूद है वो मिस्टर डी मौजूद है और मिस्टर सी मौजूद है। कुछ सवालात करूंगा अब मैं, ठीक है, उनको जहन में रखते हुए आप जवाब अपने जहन में रखिएगा, फिर मेरे जवाब से मैच करिएगा, देखिएगा कि जवाब आपने सही दिया या नहीं दिया। अच्छा, हुआ ये कि मिस्टर डी आए हैं मिस्टर सी और मिस्टर बी के पास और इन्होंने ये कहा कि भाई काइंडली मुझे मेरे पैसे दे दो, 4 लाख रुपए। मिस्टर सी और मिस्टर बी ने ये कहा कि भाई हम आपको 4 लाख रुपए नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आपने जो 4 लाख रुपए दिए हैं वो मिस्टर ए को दिए हैं और मिस्टर ए भाग गया, वो हमारे पास आया ही नहीं। तो आप अपने 4 लाख रुपए ए से क्लेम करें। केस चला गया कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब कोर्ट बताएं क्या फैसला करेगी। जिस तरह से इसका जवाब, अभी वीडियो पोस्ट करके जवाब जरा अपना दिमाग में सोचिए कि इस मिस्टर बी या सी के हक में जा रहा होगा या मिस्टर डी के हक में जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अभी जवाब देने लगा हूँ बेसिकली। कोर्ट ये कहेगी कि भाई ये केस जाएगा मिस्टर डी के हक में। क्यों मिस्टर डी के हक में कहेगा? कोर्ट ये कहेगी कि देखो भाई, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि या तो सारे के सारे बिजनेस सारे पार्टनर्स चलाएंगे, या इनमें से कोई एक पार्टनर ऐसा एक्ट करेगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इनमें से कोई भी एक ऐसा एक्ट करेगा और वो एक्ट सबके बिहाफ के ऊपर माना जाएगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो यहाँ पर कर्जा लेने का एक्ट मिस्टर ए ने किया है, पैसे लेने का एक्ट मिस्टर ए ने किया है, लेकिन ये जो एक्शन है मिस्टर ए का, बेसिकली ये ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर बी भी है और ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर सी भी है। तो कहने का सिंपल सा मकसद ये है कि इस बेसिकली लाइन का मतलब ये था कि चाहे ये तीनों चले जाते बैंक के पास, तब भी मिस्टर डी तीनों को लायबल था अपने पैसे रिटर्न करवाने के लिए। और चाहे ये मिस्टर ए चला गया, कोई भी, या मिस्टर बी चला जाता या मिस्टर सी चला जाएगा, तो मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर सी अगर पार्टनरशिप फर्म के ब्याह के ऊपर कोई पैसे ले रहे हैं, तो वो एक बंदा वो एक्शन कर रहा है, वो सबके ब्याह के ऊपर कर रहा है, मतलब वो अपने साथ साथ बाकी पार्टनर्स को भी लायबल कर रहा है। अच्छा जी, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, केस को थोड़ा सा और आगे लेकर आते हैं। मान लेते हैं मिस्टर डी को उसके पैसे मिल गए, 4 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मिस्टर बी ने दिए और 2 लाख रुपए मिस्टर जो है वो सी ने दिए। डी के पास अपने पैसे आ गए, डी तो चला गया। अब मिस्टर ए पाकिस्तान वापस आया। जैसे ही मिस्टर ए पाकिस्तान वापस आया, तो मिस्टर ए को पकड़ा गया, कोर्ट में लेकर जाया गया मिस्टर बी और मिस्टर सी की जानिब से। और बी और सी ने ए को कहा कि भाई काइंडली हमें हमारे पैसे वापस दे दो। अब कोर्ट क्या फैसला करेगी? मिस्टर ए ये बोलेगा, देखो मिस्टर ए ये बोलेगा कि देखो, आओ आगे से क्या दलील देगा कि यार पैसे थे मिस्टर डी के, मिस्टर डी के पैसे तो हो गए पूरे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप के ऊपर जो कर्जा था वो तो पार्टनरशिप में उतार दिया, पार्टनरशिप ने पार्टनर्स ने उतार दिया। अब मैं किस बात के पैसे दूं जब हमारे पास कोई कर्जा ही नहीं पार्टनरशिप के हिसाब से, ठीक है। और मिस्टर बी और मिस्टर सी ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे हिस्से के पैसे भी दिए हैं, तो तुम हमें हमारे हिस्से के पैसे दे, ठीक है। अब कोर्ट क्या फैसला करेगी, इसको भी जरा सोचें वीडियो पोस्ट करके। अब मैं जवाब बताने लगा हूँ। देखें, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है, शायद ये चीज यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, मैं वैसे समझा रहा हूँ। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि देखो, आप एज अ पार्टनर्स थर्ड पार्टी को सारे के सारे लायबल। जैसे डी हमारे पास पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं थी, वो एक अलग पार्टी थी, थर्ड पार्टी थी, और ए बी और सी आपस में पार्टनर्स है, तो डी के हिसाब से सारे के सारे बंदे लायबल थे। लेकिन मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी जब ए वापस आया है, तो अब मिस्टर ए लायबल है कि वो अपने हिस्से के पैसे देगा। किसको देगा? मिस्टर बी और मिस्टर सी को, क्योंकि उसके ब्याह के ऊपर किसने पैसे पे कर दिए? मिस्टर बी और मिस्टर सी ने। तो बेसिकली होगा ये कि इस 4 लाख के किए जाएंगे, इस 4 लाख के किए जाएंगे तीन से, तीन से इस 4 लाख के किए जाएंगे, ठीक है। 4 लाख को डिवाइड किया जाएगा 3 से, और
मिस्टर ए जो होगा उसका जितना भी हिस्से में पैसे आए वो आधे किसको देगा, मिस्टर ए को, क्योंकि उसके ब्याज के ऊपर आधे मिस्टर सॉरी सी को, क्योंकि उसके ब्याज के ऊपर आधे मिस्टर सी ने भरे हैं और आधे मिस्टर बी ने भरे हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। मैं सिर्फ ये लव समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी पार्टनर कोई एक्ट करता है तो वो अपने साथ साथ अपने बाकी पार्टनर्स को भी इस बात के लिए लायबल कर देता है कि वो ऐसा समझा जाए कि वो एक्ट न सिर्फ उस एक इंसान ने किया है बल्कि पूरे के पूरे पार्टनरशिप के लोगों ने किया है। अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा के लेके जाता हूँ। क्या कहता है कि persons who entered into the partnership with one another individually called partners and collectively called firm। वो ये कह रहा है बेसिकली कि देखो जो भी आपस में पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमारे केस में किस किसने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ने, ऐसा ही। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है बेसिकली कि अगर तुम इनको अलग अलग नाम दोगे ना, तो आप नाम दोगे ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, ये पार्टनर सी है, लेकिन जो बिजनेस होगा इनका उनको आप कलेक्टिवली एक नाम देते हो, उसको नाम देते हो पार्टनरशिप फॉर्म। क्या नाम देते हो, पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे इन तीनों के बिजनेस का नाम है एबीसी बिजनेस, ठीक है, एबीसी बिजनेस, एबीसी टेक्सटाइल कर दो, टेक्सटाइल का काम है भाई इनका, एबीसी टेक्सटाइल, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हम ये बोलेंगे कि भाई एबीसी टेक्सटाइल में मिस्टर ए पार्टनर है, मिस्टर बी पार्टनर है, मिस्टर सी पार्टनर है। लेकिन जब मैं बात एबीसी टेक्सटाइल की करूंगा यानी इस बिजनेस की करूंगा, तो इस बिजनेस को मैं ये नहीं बोलूंगा कि ए ऐसी जो है वो बिजनेस जिसमें ए पार्टनर है, या ऐसा बिजनेस जिसमें बी पार्टनर है, या ऐसा बिजनेस जिसमें सी पार्टनर है। मैं कलेक्टिवली एक नाम दूंगा पार्टनरशिप फॉर्म, एबीसी टेक्सटाइल पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर होगी बात, आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। बाकी कुछ चीजें पार्टनरशिप की हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो काइंडली वहां पर भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। बाकी इजाफी डिस्कशन है ये सारा का सारा खुद पढ़ लीजिएगा आप, आई होप के इतना कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अकाउंटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये वही है बेसिकली जो चैप्टर्स में आपको बता चुका था। सबसे पहले हम पार्टनरशिप की फॉर्मेशन करना सीखेंगे कि पार्टनरशिप बनती कैसे है। उसके बाद विड्रॉल्स विड्रॉल्स ऑफ फंड पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में। और दूसरा क्या हो सकता है कि भाई जो पार्टनरशिप में पैसे लगाए गए हैं उसको वापस भी लिया जा सकता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि भाई जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनरशिप के अंदर। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट सीखेंगे, ये क्यों जरूरत पड़ती है, आगे आगे के चैप्टर्स में बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई नया बंदा आना चाहता है पार्टनरशिप के अंदर तो उसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी एक पार्टनरशिप ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, अब एक नया बंदा उसमें एंटर हो रहा है जिसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई बंदा पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप करना सीखेंगे। और डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन में पार्टनरशिप फॉर्म पूरी की पूरी बंद हो रही है, ठीक है। यानी कि पहले ये था कि चलो ए बी और सी तीन पार्टनर से एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, लेकिन पीछे दो पार्टनर्स हैं जो कि फॉर्म को चला रहे हैं, तो इसको भी हम कहते हैं क्या, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि एक पार्टनर चला गया। लेकिन सारे के सारे बंद करके नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस ही क्लोज करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन। वो कैसे होगा, वो सारा का सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी आई होप के जो है वो इतनी कोई खास चीजें नहीं लिखी हुई हैं यहाँ पर। पार्टनरशिप डीड के बारे में भी आपके पास कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, वो आप अपनी जब बुक रीड करेंगे तो वहां से आपको बात समझ में आ जाएगी। अब मैं छोटा सा एक डिस्कशन और करना चाहता हूँ। डिस्कशन ये है कि देखो जब भी आपके पास पार्टनरशिप का सवाल आएगा ना, तो वो आपको पार्टनरशिप का शेयरिंग रेशो देगा कि भाई ए का इतना हिस्सा है, बी का इतना हिस्सा है, सी का इतना हिस्सा है। आपको ये दिमाग में बात जहन में रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कोई लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपको शेयरिंग रेशो पता हुआ होना चाहिए। तो वो आपको शेयरिंग रेशो तीन तरीकों से दे सकता है। पहला तरीका वो आपको परसेंटेज बता दे कि भाई कुल मिला के जितना भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसका 20% ए ले जाएगा, उसका 30% बी लेके चला जाएगा, और उसका 50% सी लेके चला जाएगा। परसेंटेज में बता दिया, बड़े आसान डिस्कशन होता है परसेंटेज में। आप एक सिंपली एक काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या होता है 1 लाख रुपए बांटने हैं, आपने किया 1 लाख रुपए, और आप क्या कर देते हो, उसको उसको कर देते हो मल्टीप्लाई। 1 लाख को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा निकालना है तो 20%, ठीक है, 20% में मल्टीप्लाई करा दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा मिल जाएगा। वो कितना मिला आपको, 20,000 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आया है। अब आपको परसेंटेज निकालनी है किसकी, बी की। बी का कितना हिस्सा है, 30%। तो जैसे आपने 30% लगाया तो आपको बी का हिस्सा मिल गया, वो कितना है, 30,000। फिर सी का आपने निकालना है, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करा दिया आपने सी के परसेंटेज से, वो कितना है, 50%। तो यहाँ पर आपको सी का हिस्सा मिल गया, कितना है, 50,000। तो परसेंटेज का मामला बिल्कुल सिंपल होता है। आपने टोटल कैपिटल को उठाया या टोटल प्रॉफिट को उठाया, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट को उठाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दिया क्या, उसके
परसेंटेज के रेशो से आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज मिल जाएगी। दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब आपको वो परसेंटेज नहीं बता रहा, आपको वो क्या कर रहा है, आपको आपको वो ये बता रहा है कि भाई देखो 2/10 हिस्सा ए का, 3/10 हिस्सा बी का, 5/10 हिस्सा सी का। अब ये बात सेम है, ये बात सेम है, कैसे सेम है आप जरा करके देखें। 2/10 करेंगे ना, आपको जवाब मिलेगा 0.2, और 0.2 का क्या मतलब होता है, 20%। अब चीज वही है कि ये क्या आया, 20%, ठीक है। अब चीज वही है, यहाँ पर भी 20% दिया हुआ था, यहाँ पर भी 20% दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी शक्ल तब्दील करती है। दूसरा फॉर्म होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन के फॉर्म में भी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा आसान होता है। फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आपको रेशो दिया जाता है, अब दूसरी में ये फ्रैक्शन वाला कर्म कर रहा हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया, आपको दिया गया है, आपको दिया गया है कितना, कि ए को बांटो और एक का हिस्सा कितना है, 2/10। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप 10 हिस्से करो और 10 में से 2 हिस्से किसके हैं, ए के। 10 हिस्से करो, 10 में से 3 हिस्से कितने हैं, बी के। 10 हिस्से करो, 10 में से 5 हिस्से किसके हैं, सी के। इसका मतलब ये होता है। तो आप क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 2/10 से, जब क्या आएगा, वही आएगा। सिंपल वही, जैसे आप परसेंटेज को मल्टीप्लाई करवा रहे थे, अब अपने 2/10 को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। या इसका और आसान तरीका, इसका और आसान तरीका, बाजू का कैलकुलेटर में बॉडेमास रूल फॉलो होता है, और कैलकुलेटर के अंदर ये फ्रैक्शन वाला ऑप्शन नहीं होता कि 2/10 कैसे लेकर आए। तो इसका आसान हल क्या है, 1 लाख को उठाओ, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 के साथ, फिर इसको आप डिवाइड कर दो किसके साथ, 10 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हजार, ठीक है। अगर कैलकुलेटर में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा कि हम फ्रैक्शन में सर कैसे लेकर आए, तो आप क्या करो, जो ऊपर वाला हिस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई करवा दो, 10 डिवाइड हो रहा है तो 10 से डिवाइड करा दो, तब भी आप सेम आंसर तक पहुंचाओगे। अब बाकी भी सेम होगा, 1 लाख उठाओगे, 3/10 से मल्टीप्लाई कराओगे, या 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 10 से डिवाइड करा दोगे, तो क्या जवाब आ जाएगा आपका, वही 30 हजार। और सी का भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर आने का, ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। चौथा तरीका होता है रेशो के फॉर्म में। रेशो के फॉर्म में जब ये आंसर देगा, तो आपको बेसिकली रेशो बता देगा कि भाई इनका परसेंटेज क्या है, 2:3:5, जिसमें 2 ए का रेशो बता रहा है, 3 बी का रेशो बता रहा है, 5 सी का रेशो बता रहा है। जब ये रेशो में कोई जवाब आता है ना, तो आप हमेशा उसको क्या करते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। आप उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो कैसे होगा वो, आप सबसे पहले इनको प्लस कर दो, 2+3+5, आंसर क्या आया, 10। क्या मिल गया आपको जवाब, 10 मिल गया। अब ए का हिस्सा कितना है, 2, तो 2 टोटल कितना है, 10/10 करा दिया, फ्रैक्शन में तब्दील हो गया। अच्छा, बी का हिस्सा कितना है, 3, तो आपने लिखा 3/, क्या कर दिया, 10 करा दिया, डिवाइड बाई क्या कर दिया, 10 कर दिया। किसका हिस्सा मिल गया, 3/10 आ गया। और सी का हिस्सा कितना है, 5, तो 5 आपने लिखा सी का रेशो, और टोटल कितना है, सॉरी, और टोटल कितना है, 10। जैसे आपने 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपको सी का फ्रैक्शन मिल गया। अब यहाँ तक इस चीज को, इस लेक्चर को मैं रोकता हूँ, इस चीज को आप भले एब्जॉर्ब करें। सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करी है मैंने, आपके बुक की डेफिनेशन, इसको जरा समझ लीजिएगा। और ये पूरी पूरी डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, सबसे पहले वर्ड इंपॉर्टेंट है रिलेशन के, पार्टनरशिप रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है, वो लोग जो शेयर करते हैं प्रॉफिट को, और या तो वो सारे के सारे मिलके कोई एक बिजनेस चलाएंगे, या उनमें से कोई एक बंदा क्या करेगा, एक्ट करेगा, लेकिन वो सबके ब्याह के ऊपर एक्ट करेगा। सबको मिला के एक नाम दिया जाता है फर्म, और अलग अलग नाम दिया जाता है पार्टनर्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाजू का एक वो सवाल भी होता है, वो सवाल ये है कि क्या पार्टनरशिप बनने के लिए लॉस का होना लाजमी है। तो इसका जवाब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है, वो प्रॉफिट तो शेयर कर रही है, लेकिन वो लॉस शेयर नहीं कर रहे, तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा, ये एक सवाल होता है, ठीक है। मतलब मैंने अपनी तरफ से एक सवाल आपके लिए रखा हुआ है, आप उसको जरा सोचिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई बंदा लॉस शेयर नहीं कर रहा, तो क्या वो पार्टनर नहीं कहलाएगा, ये सवाल है बेसिकली। मतलब 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ए ने कहा मैं प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, लॉस भी शेयर करूंगा। बी ने कहा मैं प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, लॉस भी शेयर करूंगा। सी ये बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट तो शेयर करूंगा, लेकिन लॉस शेयर नहीं करूंगा। तो अब क्या ये पार्टनर पार्टनर कहलाएगा पार्टनरशिप एक्ट के तहत,
ये एक सवाल है। वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर जवाब दें। डेफिनेशन में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। मैं जवाब देने लगा हूँ अब। देखें, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें, ऐसा होता तो नहीं है बेसिकली, लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे, एक बंदा प्रॉफिट तो शेयर कर रहा है लेकिन लॉस शेयर नहीं कर रहा, तो क्या वो पार्टनर कहलाएगा? जवाब है हाँ, कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर बनने के लिए शेयर प्रॉफिट करने की शर्त है, प्रॉफिट को आपने शेयर करना ही करना है, लॉस को शेयर करने की कोई शर्त नहीं है। तो अगर एक बंदा लॉस शेयर नहीं कर रहा लेकिन प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो वो पार्टनर कहलाएगा, बन सकता है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा है कि ठीक है मैं लॉस जो है वो तो शेयर करूंगा लेकिन प्रॉफिट शेयर नहीं करूंगा, क्या अब वो पार्टनर कहलाएगा? जवाब है नहीं। क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में उतरने के लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होती है? लाजमी होती है। आज की डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, और थर्ड लेक्चर में हम बाकायदा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जिसमें ये जो रेशो वाला टॉपिक है ना, ये जो हमने सीखा है कि भाई या तो परसेंटेज में देगा, या तो रेशो में देगा, या तो फ्रैक्शन में देगा, ये हमारा मेन टॉपिक होगा, हॉट टॉपिक होगा। खास करके ये बॉक्स आप जहन में रख लें, ये बॉक्स का सामना आपको कल भी करने को मिल सकता है। ठीक है, कि टोटल को जब भी आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कराओगे तो उस बंदे का हिस्सा आता है, टोटल को उसके हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, उसका हिस्सा आ गया, टोटल को उसके हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, उसका हिस्सा आ गया। ठीक है, आज के डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।